नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित व्याकरण का ये एक जो है आज लेक्चर है, ये अंतिम लेक्चर है व्याकरण का। यानी आज जो है व्याकरण का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद व्याकरण का क्लास नहीं होगा क्योंकि व्याकरण का सभी टॉपिक लगभग करवाया जा चुका है। ये जो है अंतिम टॉपिक था। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग गद्यांश को देखने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग गद्यांश के बारे में विस्तार से जानेंगे और PYQ भी कुछ देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी टी 1 से लेकर के 3.0 में, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो या पीजीटी का हो, सभी जगह जो है गद्यांश लगभग 3 से 4, 5, 6 गद्यांश पूछे गए हैं। तो इस दृष्टि से ये जो गद्यांश टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ जो है आपका स्कोरिंग पॉइंट होता है, लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण आप जो है अपना 1-2 नंबर जो है गलत करके चले आते हैं, जिससे मेरिट में दिक्कत होता है। तो आप लोग इसको अपने पकड़ में बनाइए और एग्ज़ाम में जो है इस पर महारत हासिल कीजिए। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 के टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है गद्यांश काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से लगभग 15 से 20 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है बीपीएससी का, चाहे टीजीटी हो, जूनियर टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो ये दृष्टि से ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज जो हम लोग है लेक्चर 75वां देख रहे हैं। इससे पहले 1 से 74 करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य का है और 41 से लेकर 74 तक व्याकरण के टॉपिक हैं। तो आज जो है हम लोग गद्यांश देख रहे हैं। अगर इससे पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है व्याकरण कारक से, साहित्य कारक से, और साथ ही जो है 30 प्रैक्टिस सेट है, 8-9 प्रीवियस सेट है, सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। गद्यांश जो है व्याकरण का जो क्लास का चल रहा था उसमें अंतिम तक क्लास है, क्योंकि व्याकरण जो है आज खत्म हो गया है। यानी गद्यांश जो है खत्म होने से व्याकरण खत्म हो गया है। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्रश्नों को जवाब दीजिएगा, चीज़ों को सीखिएगा। तो आप लोग अगर बीपीएससी का 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको जो है नोट्स, प्रीवियस सेट और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट आदि रहेंगे। स्टेट के किसी भी पेपर के लिए 199 रुपये आप भेज करके स्क्रीनशॉट दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे, तो इधर से हम जो है नोट्स प्रैक्टिस सेट देंगे, जिसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका जो है रिजल्ट होने की गारंटी हो जाती है। इन सारी चीज़ों को करते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गद्यांश के बारे में, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं गद्यांश, यानी आज जो है हम लोग गद्यांश टॉपिक को देख रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग व्याकरण को ख़त्म कर चुके हैं। सभी लेक्चर में व्याकरण के एक टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके आपको चीज़ें को बता दिया गया है। ये जो है व्याकरण का अंतिम क्लास है। इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है अभ्यास करवाया जाएगा। तो गद्यांश को हम लोग देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है गद्यांश गद्य साहित्य का एक अंश है, जो किसी कहानी, निबंध, लेख या अन्य गद्य रचना का एक भाग होता है, जो किसी भी विषय पर लिखा हो सकता है। यानी जो गद्यांश होता है गद्य साहित्य का, जैसे कहानी, निबंध, लेख या अन्य गद्य रचना का एक भाग होता है, जो किसी भी विषय पर हो सकता है। यह वाक्यों से बना होता है और किसी विशेष विषय या विचार को व्यक्त करता है। इसे गद्य भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ गद्य है तो गद्यांश रहेगा, लेकिन कोई कोई एग्जाम में पद्यांश भी पूछा जाता है, यानी कविता रहता है और उससे संबंधित प्रश्न रहता है, लेकिन वो बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादा गद्यांश ही होता है। तो इसलिए जो है गद्यांश टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखिएगा पिछले टी 1 से लेकर 3.0 तक तो सभी में जो है 4-5 गद्यांश, किसी में 2-3 गद्यांश,
एक दो गद्यांश तो ज़रूर पूछता है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और गद्यांश जो है आपका स्कोरिंग पॉइंट होता है। अगर अच्छे से आप पढ़ देते हैं इसको तो कहीं दिक्कत नहीं होता है, आप चीज़ें को बना देते हैं। तो गद्यांश को हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो चर्चा किए थे कि डिजिटल बोर्ड के लिए जो है आपसे सहयोग मांगे थे, जिसमें आपका सहयोग किया गया है, बहुत से लोगों ने किया है, लगभग 20-25 लोगों ने किया है, जिससे जो है लगभग हमें लगता है कि 5,500 रुपये के आसपास आया है। और डिजिटल बोर्ड में 1.5 लाख रुपया खर्चा है, तो बहुत कम राशि आया है, जिससे हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ और सहयोग कीजिएगा तो बहुत जल्द जो है डिजिटल बोर्ड आ जाएगा और अच्छे से क्लास होगा। तो आपके पास जो है नंबर है मेरा 726181 5307। इस पे जो है आप अपने स्वेच्छा से, जिनका जॉब हो गया है खास करके, उनसे ज़्यादा आशा रहता है कि जॉब में है तो आप जो है संतोषजनक अपने अनुसार स्वेच्छा से भेज दीजिएगा, जिससे कि डिजिटल बोर्ड की समस्या दूर हो सके और पढ़ाई में दिक्कत ना हो। क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे चीज़ें अच्छे से बताने में जो है सुविधा होती है और यहाँ स्पेस कम मिलता है, जिससे हम नहीं बता पाते हैं। तो आपका सहयोग अपेक्षित है और आशा भी है, तो जितना ज़्यादा हो सके कीजिए। अब जो है गद्यांश से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। गद्यांश से संबंधित प्रश्न बनाने के कुछ सामान्य नियम हैं। देखिए, गद्यांश का कोई नियम तो नहीं है, लेकिन सामान्य नियम कहाँ कौन कौन पॉइंट पे जोर देना चाहिए उस पे जो है चर्चा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से गलती होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो आप लोग भी देखिए कि कौन कौन से पॉइंट को ज़्यादा देखना है। तो सबसे पहले गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि मूल भाव स्पष्ट हो जाए। यानी कोई भी गद्यांश है तो कम से कम 2-3 बार जब तक नहीं पढ़िएगा तो चीज़ें स्पष्ट नहीं होगा, भाव समझ में नहीं आएगा। तो उस पर आपको जोर देना है। दूसरा है, गद्यांश के मूल भावों, विचारों, मुहावरों और शब्दों को रेखांकित करना चाहिए, ताकि संबंधित प्रश्न बनाते समय बर्बाद ना हो। यानी जो मेन विचार है, भाव है, मुहावरा है और शब्द है, उसको आप रेखांकित कीजिएगा, तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा तो समय कम लगेगा, तो समय का भी बचत यहाँ होगा। तीसरा पॉइंट है, गद्यांश से संबंधित प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अनुसार ही देना चाहिए, ना कि इससे बाहर। अब देखिए, यहाँ समय जो है तीसरा जो पॉइंट है बहुत बिल्कुल उचित है, क्योंकि गद्यांश का जो उत्तर है तो गद्यांश के अनुसार ही देना चाहिए, ना कि इससे बाहर। अब जैसे पूछ दे कि सूर्य जो है पूरब से उगता है, तो पूरब से उगता आप लोग जान रहे हैं, लेकिन अगर गद्यांश में चर्चा करेगा कि सूर्य जो है पश्चिम से उग रहा था, अब पूछेगा सूर्य किधर से उग रहा था, कौन सी दिशा से, तो आपको गद्यांश के अनुसार ही लिखना है, पश्चिम की दिशा से। यानी गद्यांश अगर गलत को गलत या सही को सही लिखता है तो आपको जवाब वही देना है, अपने अनुसार अपने मन से नहीं देना है, आपको गद्यांश के अनुसार ही जवाब देना है। तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। आगे कुछ और पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का अर्थ प्रसंगानुकूल होना चाहिए, अनावश्यक अर्थों से बचना चाहिए। यानी इसका जो अर्थ है वो प्रसंग के अनुसार ही होना चाहिए, यानी अनावश्यक अर्थों से बचना चाहिए। जैसे आपको पता है कि एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, तो जो गद्यांश कह रहा है प्रसंग को समझिएगा, भाव को समझिएगा, उसी के जैसा जो है शब्द का चयन करना है, अर्थ का चयन करना है। तो इसका ध्यान रखिएगा। गद्यांश से रेखांकित शब्द के अर्थ से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो प्रसंगानुसार अर्थ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। देखिए, यहाँ पहला पॉइंट को जो है यहाँ क्लियर कर रहा है कि गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो प्रसंग के अनुसार ही अर्थ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, तो उससे बचना चाहिए। आगे है, यदि गद्यांश का शीर्षक देने के लिए कहा जाए तो उसके केंद्रीय भाव की खोज करनी चाहिए। मूलतः गद्यांश के आरंभ या अंत में शीर्षक छिपा होता है। यानी गद्यांश के आरंभ में या अंत में जो गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है जो स्पष्ट होता है, यानी केंद्रीय भाव जो है खोजना चाहिए कि केंद्रीय भाव क्या है गद्यांश का, और उसी को शीर्षक बनाना चाहिए, जो कि गद्यांश के आरंभ और अंत में ज़्यादा होने की संभावना होती है। आगे है, गद्यांश का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त सरल होना चाहिए। ये गद्यांश के कोई भी शब्द
को जो तो लिया जा सकता है। यानी गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो बहुत ही सरल और स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और गद्यांश का कोई भी शब्द ज्यों का त्यों लिया जा सकता है। गद्यांश देखिए ग थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है, इसको अन्यथा में नहीं दीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर है तो कहीं कहीं कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको अन्यथा में नहीं देना है। आगे पॉइंट है, गद्यांश के निर्देशानुसार ही परीक्षार्थी को अपना मत या विचार व्यक्त करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यानी गद्यांश के अनुसार ही परीक्षार्थी को अपना मत और विचार प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा नहीं। अगर पूछेगा कि गद्यांश के अनुसार जवाब दे तो गद्यांश के अनुसार देना चाहिए, वरना उसको वैसा नहीं करना चाहिए। यानी पूछेगा प्रसंग के अनुसार तो प्रसंग के अनुसार, वरना अपने अनुसार कर देना है। आगे है, गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को बनाते समय सही गलत ना सोचकर गद्यांश में लिखा गया कथन के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए, क्यों ना अमृत को विष कहा गया हो। यानी सही गलत का विचार नहीं करना है। अगर गद्यांश में अमृत को विष कहा गया है तो आपको भी विष ही कहना है। तो ये बातें पर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये जो छोटा सा चीज़ था जहाँ से गलती होने की संभावना ज़्यादा थी, उसको मैंने बताने का कष्ट किया है। और हम जो है गद्यांश के यानी व्याकरण के सभी टॉपिक को बहुत छोटा छोटा करके बताने का प्रयास किया है, और कितना हम जो है इस पर खरा उतरे हैं ये आपका जो है तैयारी बताएगा, आपका रिजल्ट बताएगा। आज इसमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन यानी PYQ MCQ को समाहित करते हुए व्याकरण के सभी टॉपिक को जो है क्लियर किया है। और आगे जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है MCQ को देखेंगे और प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जिसके लिए अगर डिजिटल वीडियो होता तो ज़्यादा डिटेल से पढ़ाते, जो कि आपका सहयोग से संभव है। और आप लोगों ने सहयोग भी किया है, लगभग 5-6 हज़ार रुपया आ गया है, और कुछ और आ जाता तो बहुत आसानी से जल्द ही दे देते। तो ये आपका सहयोग जो है जरूरी है। अब देखिए, निर्देशित किया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 65 तक इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में जो है अंकित कीजिए। यानी 1 से 65 प्रश्न, यानी गद्यांश में आपका 165 प्रश्न है। अब सोचिए एक एक करके बताएंगे तो बहुत समय रहेगा, इसलिए जो है हम लोग 3 गद्यांश को देखेंगे, यानी लगभग 20 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इसमें लगभग 32 गद्यांश को दिया गया है। अगर 32 गद्यांश आप अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि कहीं भी अलग से जो है आपको गद्यांश वाली चीज़ों को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर में चीज़ों को बता दिया गया है और उससे संबंधित जो है यहाँ चीज़ नीचे दिया गया है। 32 गद्यांश इसमें समाहित है, जो कि सभी जो है पूछा हुआ है, यानी PYQ गद्यांश है, तो बहुत हो जाता है। इसका अभ्यास कीजिएगा, और ये जो PDF है आपको नोट्स पेमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा। अन्यथा व्याकरण का एक जो हो सकता है कि पुस्तक के रूप में बताया जाए, उसमें समाहित किया जाएगा। अब हम लोग जो है पहला गद्यांश है उसको पढ़ते हैं पहले, और उससे संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे। तो देखिए गद्यांश पहला है, इसमें लिख रहा है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। अब जो ये गद्यांश है, अब इससे संबंधित देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। यानी ये जो गद्यांश है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो देखिए राष्ट्रीयता और महत्व, मनुष्य, तो ये तो गलत हो गया। क्यों? देखिए राष्ट्रीयता का बात करता है लेकिन मनुष्य का नहीं, उपयुक्त होना चाहिए। अब देखिए यहाँ भाषा का महत्व, तो देखिए बिल्कुल सही है। भाषा के बारे में जो है चर्चा किया गया है, केंद्र बिंदु जो है भाषा है, तो इसलिए भाषा का महत्व बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा की महत्ता को स्थापित किया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है, तो अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो अभिव्यक्ति शब्द का जो अर्थ होगा
अंजलि है, कन्हैया है। यहाँ देखिए सुथनी दिया है और यही जो है सही माना गया है अभिव्यक्ति। अब देखिए यहाँ जो ये माना है इसका जो है विस्तृत अभिव्यक्ति मतलब जो है अपने विचार को प्रकट करना होता है। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक भी हुआ होगा, इसको देखा जाएगा। और ये जो है विकल्प ग ही सही होना चाहिए, अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्त करना यानी प्रकट करना। तो विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे है प्रकट का विलोम शब्द है, तो प्रकट का जो विलोम है क्या हो जाएगा? तो प्रकट का जो विलोम है यानी उल्टा हो जाएगा, यानी गुप्त रखा जाएगा तो प्रकट का हो जाएगा। पारदर्शी भी प्रकट होता है, सूक्ष्म तो बहुत दूसरा चीज़ है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसमें देखना है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब नहीं पूछा है तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो तरंगिनी तो नदी का हो जाएगा, एरा पृथ्वी का होता है, तटनी तो हो जाएगा। तो विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पूछता है। आगे गद्यांश का आशय है, यानी गद्यांश का क्या आशय है उसके बारे में चर्चा है। तो भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है, ये तो सही है। राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है, यानी भाषा राष्ट्रीयता का विकास करती है, तो गलत है। साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करते, ऐसा नहीं है। राष्ट्र का निर्माण एक गद्यांश में चर्चा ऐसा नहीं है। तो जो विकल्प जो क है सही हो जाएगा। भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है और गद्यांश में इसका चर्चा भी किया जा चुका है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पूछा जाता है। अब दूसरा गद्यांश है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। दूसरा गद्यांश यहाँ पे देखिए दिया गया है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी, और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे। इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रमण को रोकने के प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। अब देखिए ये जो है बात किया है। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न है। इनमें पूछ रहा है कि कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, सीधा सीधी प्रश्न है। तो परिवर्तन के दौर से कौन गुजर रहा है? तो भारत, विश्व या पूरा विश्व? तो चर्चा किया है पूरा विश्व जो है परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है, यानी परिवर्तन के जो दौर है उसका जो है परिदृश्य क्या हो जाएगा? तो परिदृश्य का बात करेगा तो कला और विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में जो है परिदृश्य का हो जाएगा, यानी परिवर्तन का दौर का सही हो जाएगा, विकल्प ग। आगे है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? तो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र का जो विकास है बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए इसमें सही है बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीनों है इसमें, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है मशीनें किसके एवज में काम करने लगेगी? तो किसके एवज में काम करने लगेगी? तो अकुशल कामगार के एवज में काम करने लगेगी, क्योंकि अकुशल से ज़्यादा जो है मशीन काम करने लगेगी, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो कुशल कामगारों की मांग जो है डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित तीनों क्षेत्र में बढ़ेगी, विकल्प जो है घ सही हो जाएगा। तो कोई भी गद्यांश है इसको आराम से अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जो है बनाना है प्रश्न को। आगे हमें नए रास्ते खोजने होंगे, तो किसके लिए नए रास्ते खोजने होंगे?
आपको बताना है। तो ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि के लिए नए रास्ते खोजने होंगे, विकल्प ख सही हो जाएगा। नए कुशल कामगारों की ज़रूरत किन क्षेत्रों में है, तो किन क्षेत्रों में है, तो इसका जो हो जाएगा जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु परिवर्तन, सभी में हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा, सभी का चर्चा किया है। आगे है महामारी रोकने के लिए आवश्यक है, तो इसके महामारी के रोकने के लिए जो है चर्चा किया था कि संक्रमण रोग प्रबंधन व टीकों का विकास करना जरूरी है, रोकने के लिए विकल्प ख सही हो जाएगा। भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है, तो भारत जो है विकसित देश बनने के लिए अग्रसर है, विकल्प क सही है। 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बनने की ओर अग्रसर है। अब देखिए ये गद्यांश से बाहर है, देश का नाम नहीं दिया है, इसलिए अपना मन से देना है जानते हुए। तो 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है, तो यानी भारत बनने जा रहा है, यानी भारत जो है 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक होने वाला है, यानी एक है 3 में से, तो विकल्प क सही हो जाएगा। ये गद्यांश का नीचे जो है पंक्ति में दिया हुआ है। तो इस पे 10 प्रश्न था। इसी तरीका से जो है प्रश्न पूछा जाता है। एक गद्यांश और देखते हैं, क्योंकि अगर गद्यांश देखेंगे तो 32 गद्यांश है, यानी लगभग जो है 3-4 घंटा समय लगेगा, इसलिए हम जो है 3 गद्यांश देखेंगे। बाकी जो है व्याकरण का अगर नोट्स बनाएंगे तो उसमें समाहित कर दिया जाएगा और आपको जो है 32 गद्यांश भेजा जाएगा, यानी 32 गद्यांश को अच्छे से देखिएगा। तो हमें नहीं लगता कि गद्यांश में आप कमज़ोर रहिएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। 15 अगस्त के बाद जो है व्याकरण का नोट्स जो है आपको भेजा जाएगा। अब देखिए यहाँ है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संचालित बंग दर्शन मासिक पत्रिका उनके देहांत के पश्चात बंद हो गया था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया। यह सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति का एक साधन तो था ही, सत साहित्य होना चाहिए यहाँ, पर रवि बाबू उसके माध्यम से राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज़ उठाया करते थे। जब दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या गोरों ने तब रवि बाबू ने गोरों के इस घृणित कार्य का विरोध करने के लिए कई लेख बंग दर्शन में लिखे थे। इस मासिक पत्रिका में टैगोर की कई साहित्यिक कृतियां प्रकाशित हुई थी। उनकी समस्त साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य मनुष्य का मानसिक उच्च स्तर उच्च हो और मनुष्य का निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। उनकी जन गण मन अधिनायक कविता तो देश प्रेम की सच्ची अनुभूति का भंडार होने के कारण राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर ली गई है। अब देखिए गद्यांश है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो लिखा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य था वो था सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेखों में गोरों का विरोध कब किया, तो इसका चर्चा किया गया है ऊपर में कि जब दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई थी, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। आगे है, जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण क्या है, तो इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन कब किया, तो 1901 में किया। दक्षिण अफ्रीका की बोअर ये नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी निधन के बाद बंग दर्शन बंद हो जाने पर, तो ये और ये दोनों तो सही है, विकल्प घ सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है, तो इनका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य था मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको गद्यांश के बारे में बताया है। हमें आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग जो है गद्यांश के और बहुत सारे जो गद्यांश है उसको बना लीजिएगा, PDF आपको भेजा जाएगा और वहाँ से जो है आप लोग चीज़ों को बनाइएगा। और प्रैक्टिस सेट लगभग 30 करवाया गया है, प्रीवियस सेट करवाया गया है, तो उसको 4-5 बार बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके। और जो है
हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आएंगे तो विस्तार से चीज़ों को देखेंगे, क्लास में देखते चले जाएंगे और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट को करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगस्त के अंतिम वीक में आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाए बीपीएससी 4.0 का। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए और डिजिटल बोर्ड का जो समस्या है उसको आप सोल्व कर सकते हैं। आपका सहयोग जो है किसी का ज़िंदगी बदल सकता है। तो जिनको भी भाई जी को हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से रिजल्ट हुआ है, आपको लगता है कि हिंदी जंक्शन हमारे तैयारी में भूमिका निभाया है, तब आप अपनी स्वेच्छा से जो है कुछ अपना सहयोग कीजिए। हमारा नंबर है 72 61 81 5307, जिस पे आप जो है अपने स्वेच्छा से पेमेंट भेज करके जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, जिससे कि आने वाले जो बच्चे हैं उनका राय बन सके, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। डिजिटल बोर्ड रहेगा तो बेहतर क्लास होगा, तो आपकी जो है सहयोग अपेक्षित है। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें और जो है हिंदी जंक्शन को आगे बढ़ाने में अपनी जो है सहयोग प्रदान करें। आपका जो है सपोर्ट, सहयोग ही ये आगे बढ़ने में जो है सहायक सिद्ध होगा। तो यही आशा करते हैं कि आप हमें सहयोग कीजिएगा आगे बढ़ने में, हिंदी जंक्शन को आगे बढ़ाने में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद,